हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम लोग सांख्य दर्शन को समझेंगे। इसके 3 भाग मैंने बनाए हैं। अलग अलग समझेंगे। तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स भाग 1 में, फिर उसके बाद जो दूसरा भाग है उसमें इसके सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को समझेंगे, और तीसरे भाग में इसको एजुकेशन से के साथ में जोड़ते हुए समझेंगे कि सांख्य दर्शन ने एजुकेशन पर क्या प्रभाव डाला। तो आज भाग 1 शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें देखिए, सबसे पहले टू नो द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सांख्य दर्शन, सामान्य जानकारी, तत्वों को जो सांख्य दर्शन तत्व बताता है उनको समझना, एनालाइज 25 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स, जैसा कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों में सृष्टि की रचना को समझाया, उनको एनालाइज करना, समझना। और फिर उसके बाद प्रकृति और पुरुष, जो मुख्य 2 तत्व सांख्य दर्शन बताता है, भारतीय सांख्य दर्शन, उनको समझना कि वो उनकी पूरी एनालिसिस करना कि वो क्या है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सांख्य दर्शन, हम सबको पता होना चाहिए कि ये प्राचीनतम दर्शन है और महर्षि कपिल द्वारा प्रोपाउंडेड है, उनके द्वारा प्रदत्त है। जो महर्षि कपिल हैं वो कर्दम और देवहीतु के पुत्र। इनका जो वृहद ग्रंथ रिकॉग्नाइज हुआ वो सांख्य सूत्र है। डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है, लेकिन जो उपलब्ध हैं वो बहुत सारे हैं जो अब अवेलेबल नहीं है। इनके 2 प्रमुख शिष्य जो इनके साथ में, जिन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाया, वो उन्होंने 2 सरल ग्रंथ बनाए थे, लेकिन वो भी अब उपलब्ध नहीं है। तो आगे इसी दर्शन पर जो टीकाएं हैं, कमेंट्रीज और अन्य जो रचनाएं हैं वो उपलब्ध हैं। देखते हैं। जैसे सांख्य कारिका, ये ईश्वर कृपा, जो इनके शिष्य हैं उनके द्वारा संरचना की गई है। सांख्य सारिका भाष्य, ये गौड़पाद के द्वारा रचित है। तर्क कौमुदी वाचस्पति मिश्र के द्वारा, और सांख्य प्रवचन भाष्य, सांख्य सूत्र, ये विज्ञान भिक्षु के द्वारा रचित एक रचना है, जिनके आधार पर हम सांख्य दर्शन को समझ सके। दोस्तों, सांख्य दर्शन ने मुख्य रूप से एक सृष्टि की उत्पत्ति या रचना में 2 तत्वों को प्रमुख माना है, प्रमुखता दी है 2 तत्वों से के माध्यम से सृष्टि की रचना को समझाया है। और ये 2 तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। तो ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, नेचर एंड सोल। अब ये जो प्रकृति है या नेचर, इसको अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सारे शब्दों से इसे डिफाइन किया गया है सांख्य दर्शन में, जिसमें आता है सबसे पहले अनकॉन्शियस, अचेतन। ये जो प्रकृति है ये अचेतन है, जड़ है। ये इस तरीके से ये जड़ अचेतन जो एंटिटी है यूनिवर्स में वो है प्रकृति, और जो कॉन्शियसनेस है वो है चेतन, यानी कि पुरुष। पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन। सबसे पहली बात ये महत्वपूर्ण है जो समझने की है। प्रकृति ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब क्या होता है? नॉलेजिएबल। नॉलेजिएबल मीन्स जिसको जानना जा सकता है। वो ज्ञाता नहीं है, वो कभी जानने वाली नहीं बन सकती, बल्कि उसे जाना जाता है, ज्ञात किया जा सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और जो पुरुष है, पुरुष तत्व, वो है परम ज्ञाता, यानी नोअर। क्योंकि वो चेतन है, नोअर है, इसलिए वो ही ज्ञान ज्ञाता बन सकता है, वो कभी ज्ञेय नहीं होता, वो स्वयं ज्ञाता है। प्रकृति बहुत सक्रिय है, एक्टिव है, और वहीं जो पुरुष तत्व है वो निष्क्रिय है। प्रकृति तत्व एक है। अब यहाँ देखिए, एक और अनेक, इस आधार पर इस दर्शन को ड्युअलिज्म और प्लूरलिज्म दोनों की संज्ञा, प्रकृति और पुरुष 2 मुख्य तत्व माने हैं तो ड्युअलिज्म दिखता है, लेकिन पुरुष तत्व को अनेकानेक माना है। और जबकि प्रकृति अपने आप में एक है, स्वयं में एक। ये नहीं है कि आप सृष्टि के अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों में अलग अलग प्रकृति को पाएंगे। प्रकृति एक है, और मूल तत्व जो है प्रकृति में जो एक है। जैसे आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। आज जो आने वाली जो रिसर्चेस हैं उसमें उसे गॉड पार्टिकल, कुछ एक ऐसा तत्व जो कि गैदर हो जाता है, मास गैदर कर लेता है,
तो कुछ भी आप कह सकते हैं, बट वो एक है और एक रूप है, और पुरुष तत्व जो है वो अनेक होता है। नेचुरल सी बात है कि जब अचेतन है, जड़ है, प्रकृति अविवेकी है, और जबकि पुरुष तत्व को विवेकी माना गया है। ये विवेक इसके द्वारा जागृत होता है, इसमें विवेक हो सकता है, प्रकृति में नहीं। तो जब प्रकृति एक है, सक्रिय है और ज्ञेय है, तो ये ज्ञेय है तो भोक्ता भी है, भोग्या भी है, यानी इसको इसको यूज किया जा सकता है, भोगा जा सकता है। प्रकृति का के माध्यम से हम अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन पूर्ति करने वाला कौन है? भोक्ता, और वो पुरुष है। प्रकृति को 3 गुणों से युक्त माना गया है, त्रिगुणमयी है, जिसमें कि सत्व, रज और तम, यानी ल्यूमिनस, न्यूट्रल। रज न्यूट्रल है, सत्व तत्व जो है वो ल्यूमिनस कहलाता है, और जो तम है डार्कनेस। तो ये सुपर ईगो, ईगो और इड के द्वारा भी हम साइकोलॉजी में इस तरीके के गुणों को साइकोलॉजी भी समझाती है। जबकि पुरुष तत्व को हम गुणातीत कहते हैं, ये गुणों से परे है, इसमें कोई गुण नहीं, निर्गुण है, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। जब प्रकृति एकत्र होती है, परिणामी है, वो सामने आता है, मतलब गैदर हो जाती है, और ये नॉन रिजल्टेंट, अप्रमाणी है, अप्रणामी। नेक्स्ट आता है, ये चंचल है, परिवर्तनशील है, सक्रिय है तो चंचल है, और पुरुष तत्व अब परिवर्तनशील होता है, यानी कि नॉन चेंजेबल। इसे देखा जा सकता है, दृश्य, व्यूड, इसे देखा जा सकता है, और ये क्या है? दृष्टा, जो कि देखने वाला है। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना, यही ज्ञान, विवेक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप इन सारे तत्वों के माध्यम से कैसे सृष्टि की रचना हुई है, इसको हम समझ सकते हैं। इस चार्ट को मैंने इस तरीके से बनाया है जिससे कि समस्त तत्वों को किसके माध्यम से क्या विकसित होता है उसको समझा जा सके। चलिए देखते हैं। एक तरफ प्रकृति और पुरुष, और इधर मैंने इसके गुण लिखे हैं, त्रिगुण, अचेतन, सक्रिय, जड़, और ये गुणातीत है, इसमें कोई गुण नहीं है, चेतन है, निष्क्रिय है। इन दोनों के संयोग से एक तत्व विद्यमान होता है, बनता है सृष्टि में, और उसको कहा गया है कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी महत बुद्धि, जिसको कि संस्कृत के वर्सेस में हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, महत बुद्धि। तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस जब क्रिएट हो जाती है सृष्टि में, बुद्धि, बौद्धिक तत्व का स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है, तब आता है कॉन्शियसनेस, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस माइंड, अहम का भाव, अहंकार जिसे कह रहे हैं। दिस शुड नॉट बी रिजेंबल्स एज प्राउड, या फिर और इस तरीके के घमंड से नहीं रिलेट किया करना चाहिए। दिस इज टू बी, एक फील, जिसका अर्थ है कि होने का आभास होना। तो जब कॉन्शियस माइंड क्रिएट हो गया और कॉस्मिक इंटेलिजेंस, तो प्रकृति के अंदर जो तत्व है, 3 तत्व, सत्व, रज और तम, वो 3 तत्व, 3 प्रकार के 3 तत्वों से ये अहम कॉन्शियस माइंड जुड़ता है, और इन 3 तत्वों की सात्विक अहंकार, यानी राजस अहंकार, और तम अहंकार, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। राजस अहंकार दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। ये आगे सृष्टि के लिए कोई कॉज नहीं बनता है, बल्कि ये एक बैलेंसिंग नेचर होता है, एक्सट्रीम्स को, 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स को बैलेंस करने वाला। सात्विक अहंकार के माध्यम से मन, एक मन की उत्पत्ति होती है, और फिर 5 कर्म इंद्रियां, जिसे वर्क सेंसेस कहते हैं, जिसमें माउथ, हैंड और फीट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और जेनाइटल ऑर्गन्स, इस सब आते हैं, तो कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसमें आता है नोज, टंग, आईज, स्किन और ईयर। इसके साथ में जो तम अहंकार है, वो 5 तन्मात्राओं को विकसित करता है, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत, बेसिक एलिमेंट्स। तो ये 5 महाभूत कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 तन्मात्राएं जो कि सभी प्रकार के पदार्थों में विद्यमान होती हैं। सम सॉर्ट ऑफ स्मेल, गंध, टेस्ट यानी रस, फॉर्म उसका रूप, इसके अलावा टच,
स्पर्श, उसका फील, और शब्द, उसके वॉइस। तो ये सारी चीजें 5 तन्मात्राएं कहलाती हैं। ये टोटल सृष्टि की रचना के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। इसके अंतर्गत यही चीज आप और अच्छे से समझ सकते हैं कैसे सृष्टि की रचना को ये दिखाता है। प्रकृति अपने आप में विकास चक्र है। ये प्रकृति और पुरुष के सहयोग से महत बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद अहंकार यानी आत्मभाव का विकास हुआ। प्रकृति के 3 तत्व सत, रज और तम, इनसे ये कनेक्ट हुआ अहंकार, और इससे हुआ 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन का विकास जो छठी इंद्रिय के रूप में माना जाता है। अहंकार जब रज तत्व के साथ जुड़ा तो दोनों का सहायक बन गया, दोनों के विकास क्रम में उनको सहायता देने वाला बना। और जब अहंकार प्रकृति के तम गुण के साथ में जुड़ता है, तब वो 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, 5 महाभूत, जिससे कि समस्त सृष्टि की रचना होती है। और उनके अंदर मिलने वाले सारे जो गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच, वॉइस, इन फॉर्म में देखा जा सकता है, तो उनकी रचना होती है। इस तरीके से 5 सेंसेस, एक्शन सेंसेस और एक मन, तो ये हो गए 11। और ये 5 और 5 यहाँ पे 10, 21, और इसके बाद में 22, 23 और ये 24 और 25। इन 25 तत्वों के माध्यम से सृष्टि जो है वो रचना होती है। सांख्य दर्शन ने इस तरीके से इसको समझाया। इसमें आप 25 एलिमेंट्स को हम क्या क्या कहते हैं वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, प्रकृति, नेचर, जो कि अनकॉन्शियस और एक्टिव कहलाती है प्रकृति। अब प्रकृति में जब डिफॉर्मिटी आ सकती है, प्रकृति में डिफॉर्मिटी का आना विकृति है। और इस विकृति का मतलब 5 सेंसेस, 10 सेंस और एक माइंड, 5 बेसिक एलिमेंट्स और महाभूत, यानी टोटल 16 जो है वो इससे 16 एलिमेंट्स विकृति के माध्यम से डेवलप हो गए। कॉम्बिनेशन वही है बट उनको विकृति कहते हैं। तीसरे प्रकार से एलिमेंट जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रकृति विकृति। जो प्रकृति भी है और उनमें आई विकृति के लिए कॉज भी बनते हैं। तो महत बुद्धि है ही उसमें, एक कॉज में एक कॉन्शियसनेस है यानी भाव, अहंकार, और 5 तन्मात्राएं। तो ये 7 तत्व जो हैं वो प्रकृति विकृति कहलाते हैं। और एक तत्व यहाँ पर स्पिरिट, पुरुष या सोल, जो ना प्रकृति है और ना विकृति है। तो इस तरीके से सृष्टि की रचना के ये मूलभूत 25 तत्व सांख्य दर्शन देता है, जिनसे हम समझ सकते हैं कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति के परिणाम क्या है। अब प्रकृति जगत की उत्पत्ति से पूर्व बीज अव्यक्त फॉर्म में रहता है। सबसे पहली बात कि अगर सृष्टि की रचना है तो उसमें बीज, उसका कॉज पहले वहां होगा। विदाउट एनी कॉज कोई क्रिएशन नहीं हो सकता। सो इनविजिबली प्रेजेंट बिफोर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ सीड। दूसरी बात आती है कि सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में 3 गुण होते हैं, सुख, दुख और उदासीनता। इसे आप सत, रज और तम, एक्सट्रीम, 2 पोल्स एक्सट्रीम, और बीच में एक बैलेंसिंग। सो 3 क्वालिटीज आर प्रेजेंट in all the throughout the nature, in every sort of thing. तीसरी बात आती है कि जगत की रचना एक कार्य है, एक कॉज है। नष्ट होने पर वापस उसी अपने कॉज में खत्म हो जाता। तो जो इफेक्ट है किसी कार्य का प्रभाव, तो जब ये समाप्त होता है कार्य, तो जो वापस अपने कारण रूप में समा जाता है। जिस कारण से प्रकृति है उसी में वो डिसअपियर हो जाती है। जगत की जो ये विकासशील प्रक्रिया है, विकास होता रहता है और विभिन्नताएं इसमें बहुत ज्यादा हैं। विभिन्नताएं किसी एक मूल नियम के अनुरूप होती हैं और इन्हीं नियमों को प्रकृति का मूल नियम कहते हैं, यानी प्रकृति के नियम। तो प्रकृति इस प्रकार से एविडेंस इसका है कि ये प्रकृति विद्यमान है चारों तरफ। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सृष्टि का कारण है।
प्रकृति स्वयं क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन प्रकृति मूल कारण है सृष्टि का। मूल तत्व है, प्रमुख तत्व है। विकार उत्पन्न कर सकने के कारण इसे प्रकृति कहते हैं। इसमें विकृति, डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम प्रकृति है। अविद्या है, माया है, ज्ञान की विरोधी है, ये भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म फॉर्म में अदृश्य है, अचेतन रूप में जड़ है, लेकिन जब ये स्थूल फॉर्म में आती है तो दृश्य हो जाती है। अति सूक्ष्म फॉर्म में जब होती है तो ये अदृश्य है, तो सर्वव्यापी है। प्रकृति एक मोनो है, असीम शक्ति होती है। इसीलिए इस प्रकृति को शक्ति का नाम भी दिया जाता है। पावर, शक्ति, इनफाइनाइट पावर है प्रकृति में। और ये 3 गुणों से युक्त होती है, जो आपस में विरोधी जरूर है, सत, रज और तम गुण, लेकिन आपस में सहयोगी भी रहते हैं। सो इस तरीके से कॉपरेट करते हुए सत, रज और तम तीनों गुण अपोज करते, लेकिन कॉपरेटिव। नेक्स्ट देखिए, हम लोग समझे अब पुरुष या आत्मा तत्व क्या है। सबसे पहली बात, ये शुद्ध चैतन्य से प्रकाशित है, ये ज्ञाता है, कभी ज्ञेय नहीं हो सकता, नॉलेजेबल नहीं बल्कि नोअर है, चैतन्य है, निष्क्रिय अकर्ता है। ये स्वयं से नहीं क्रियाशील होता, जब प्रकृति के साथ जुड़ता तभी ये क्रियाशील होता, अन्यथा ये इनएक्टिव फॉर्म में व्याप्त रहता है। सो इनएक्टिव, फार फ्रॉम माइंड, इंटेलेक्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन सब में नहीं है, ये परे है उन सब से। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, सबसे परे, अकर्ता, निष्क्रिय। ये नित्य है, अनादि, अनंत, गुणहीन, अप्रमाणी। और ये चेतन सत्ता है, जो प्रकृति और उसके विकारों का संचालन करती है। चेतन सत्ता है, यानी ये करता है। सत, रज, तम तीनों गुणों का साक्षी है, जानता है, लेकिन इन सब से परे है। इसे कभी सत, रज और तम गुण प्रभावित नहीं कर सकते। चेतन है इसलिए भोगता है। और ये पुरुष ही दुखों से छुटकारा पाने का के लिए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुरुष तत्व के माध्यम से, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि की रचना हुई, और इनका जो इनके भेद को समझना और इसको दूर कर देना, और तो पुनः बंधन में ना बनना, यही मोक्ष है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन बाद के जो शिष्य जिन्होंने रचनाएं लिखी, और योग दर्शन जो इसका साथी है, इसका कॉम्बाइन रूप से देखा जाता है सांख्य योग दर्शन को, उसने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। परंतु ये वेदों को स्वीकार करने वाला षड दर्शन है, सबसे प्राचीन है, और इसे आगे समझने के लिए इसकी तत्वमीमांसा को समझना बहुत जरूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके पार्ट 2, पार्ट 3 को देखना ना भूलिए। थैंक यू।